नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मदरसा मिनहाजुल कुरान में, जहाँ बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम फराहम की जाती हैं। बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर हैं, जैसे कि इलाज के लिए डिस्पेंसरी और उसके अलावा पढ़ाई करने के लिए टेबल और एक अच्छा माहौल मौजूद है। बच्चों को बहुत ही नरमी से पढ़ाया जाता है। आज हम मुलाकात करवाएंगे आपकी मदरसा मिनहाजुल कुरान के प्रिंसिपल से और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ बच्चे जो है किस तरह तालीम हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं आजकल अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा गामजन करते थे। पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हमारा बच्चा जो है वो कुरान मजीद पढ़ ले या हमारा बच्चा जो है कुरान मजीद हिफ्ज़ कर ले, हमारी आखिरी नस्लें संवर जाएंगी। लेकिन आजकल लोग जो हैं वो दुनियावी तालीम पर बहुत फोकस कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं होते। उसके बाद काफ़ी डर डराव भी बहुत ठहराया जाता है मदारिस वगैरह में। लेकिन आज मैं मिनहाजुल कुरान के एक ऐसे मदरसा में मौजूद हूँ जहाँ का माहौल आपने देखा होगा, इन सेशंस में आप देख रहे होंगे कि इनका माहौल टोटली डिफरेंट है। बच्चों को हर किस्म की साइज दी जाती है। वो ज़माने गए कि चटाइयों पे बिठा के सख्त कारी साहब के आगे बच्चों को बिठाया जाता था, जो उनकी चमड़ी तक उधेड़ दिया करते थे कि पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आज मेरे साथ मोहम्मद अब्बास मौजूद हैं। इनके मदरसे का माहौल इतना डिफरेंट क्यों है, इनकी कहानी क्या है, जानते हैं। इन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये इदारा एक्चुअल जो है अप्रैल 94 से बना हुआ है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इदारे रातों रात तो अपनी मनाज़िल तय नहीं करते, वक्त लगता है। कुछ इम्तियाज़ात जो हैं वो फ़र्स्ट डे से हैं हमारे। एक तो ये है कि सिर्फ़ हम कुरान मजीद हिफ्ज़ नहीं करवाते, साथ स्कूल की तालीम भी उसी तरह ही कंपलसरी है। प्राइमरी पास बच्चा लेते हैं, 6, 7, 8 के साथ एजुकेशन जारी रहती है, वो कंपलसरी है। दूसरा जो है ना, हमारे यहाँ उस तरह की जो फ़िज़िकल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है दीनी मदारस के हवाले से, उसको टोटली हम तो कंडेम भी करते हैं और डिस्करेज करते हैं, और अपने सिस्टम इसको अलाउ ही नहीं करते कि ये एक अजीम काम है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और एक बच्चा है या उसके वालिदैन है, उसको इस अजीम काम के लिए वक्फ़ कर रहे हैं, तो उसको खुश उसलूबी से अच्छे इन्वायरमेंट में और बेहतरीन असाज़ा की ज़ेर निगरानी उसको काम करना चाहिए। और ये काम ताकि ये हिफ्ज़ कर ले तो सोसाइटी में उसने जाना है, एक अच्छे शहरी के तौर पे, अच्छे मुसलमान के तौर पे बिहेव करे। प्राइमरी पास बच्चा लेते हैं हम। और दूसरा हमारी कोशिश होती है कि नाजरा पढ़ा हुआ हो, तो अगर नाजरा ना पढ़ा हुआ हो तो फिर उसका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है कि हमें उस पर पहले फ़ोकस करना पड़ता है। नाजरा दुरुस्त कराने के बाद फिर हिफ्ज़ की क्लास में हम शिफ्ट करते हैं। तो और एज जो उसका लेवल है वो 11 साल है। 11 साल फिर एज पे भी हम इतना कम, थोड़ा माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 11 साल एज है और प्राइमरी पास होना चाहिए और नाजरा पढ़ा हुआ हो। अगर नाजरा उसका वीक है या अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा, उसकी हमने अलग क्लास मैनेज की हुई है, उसमें नाजरा ठीक करके एग्ज़ाम लेके फिर हिफ्ज़ में उसको लगाते हैं। अब कौन कौन सी क्लासेज जो हैं आपके मदारिस में मौजूद है? क्लासेस मेन एक तो मैंने अर्ज़ किया ना, हिफ्ज़ की क्लासेस हैं और ये 15 की क्लासेस हैं। हमारी कोशिश होती है कि 20 to 25 स्टूडेंट्स की क्लास हो। और स्कूल की भी क्लासेस चलती हैं पैरेलली, उनका 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। और तीसरा जो है तजवीद व क़िराअत के ऊपर हम उस पर भी काम क्लास अलग बनाई हुई है। जो बच्चे स्कूल से थोड़े 8वीं कर ली है तो उसके बाद तजवीद व क़िराअत का है। एक और हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं कि कुरान मजीद के तर्जुमा भी बच्चों को पढ़ाया जाए। जी हाँ। अच्छा, ये जो माहौल आपने अब बनाया, फार्मेसी बनाई आपने, डिस्पेंसरी बनाई, उसके बाद कैंटीन वगैरह, बच्चों का प्ले एरिया और वीआईपी माहौल है, ये कब से? नहीं, बेसिक फैसिलिटी तो मेडिकल एक यूनिट की और कैंटीन की तो बिल्डिंग भी, लेकिन इसकी आपने देखा रेनोवेशन वगैरह हम कह सकते हैं कि रेनोवेशन तकरीबन 21 से ये प्रोसेस शुरू हुआ, तो 1 साल पहले सारी बिल्डिंग रेनोवेट हुई है और इसमें जो मुमकिन हद तक बच्चों को फैसिलिटी दे सकते हैं। और मेडिकल यूनिट जो है, बच्चे आए सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, या जो बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का भी यहाँ सहूलियात मौजूद है। हॉस्टल की फैसिलिटी है। तो वो बच्चा अगर बीमार है, बुखार है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो वो बच्चे को फैसिलिटी मिल जाती है। कैफेटेरिया है, उसका अलग से सिस्टम है, बार्बर शॉप है, फिर भाई ये चीज़ें चलती रहती हैं। और इसके बाकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जितने टाइम उनके पास बचता है वो है। और बोर्डिंग भी है, और जो बच्चे घर से आते हैं उनको दोनों तरह के स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं। इनकी फीसिस वगैरह क्या हैं? फीसिस क्या लेते हैं मंथली? जो इनकी जो बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, हिफ्ज़ कुरान करने आते हैं, ये जो बोर्डिंग वाले, इनकी फीसिस चार्जेस क्या हैं?
जो तो बच्चा घर से आता है ना, उसकी तो 3500 रुपया है माहाना, उसमें स्कूल है और हिफ्स है, दोनों हैं। नॉमिनल सी है, आजकल तो छोटे छोटे स्कूल हैं, 8-10 हज़ार से तो कम फ़ीस नहीं होती है। और दूसरा जो बोर्डिंग वाले हैं उनकी 3 टाइम खाना और हॉस्टल स्कूल हिफ्स मिला के 11,000 है, ताकि वो उसमें से भी फिर ये होता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चा पढ़ने वाला हो, ये नहीं है कि ऐसे ही उसको टाइम नहीं ज़ाया करना होता, तो पढ़ने वाला हो तो फिर हमारा मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन से मुमकिन हद तक उसकी ट्यूशन फ़ीस में कोशिश करते हैं कि वो रिलीफ़ देते हैं उसको भी, वो एक एंगल वो है। तो फ़ीस उस बोर्डिंग के लिए तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नॉमिनल सी है। आप फ़र्ज़ कर रहे हैं अगर 4500 जो है वो मैस की है तो 150 रुपये पर डे बनता है। खाना भी प्रोवाइड करते हैं आप बोर्डिंग वालों को 3 टाइम, और जो बच्चे रोज़ घर से आते हैं वो अपना लंच लेके आते हैं, अगर वो एक टाइम खाना चाहें तो फिर उसका वो पे कर देते हैं। तो ये नहीं होता कि बच्चों को अच्छा जी गली महल्ले में जाएं, इधर जाएं उधर जाएं, मतलब है इसाले सवाब करना दुरुस्त है, हम खुद करते हैं, लेकिन बच्चों को दाएं बाएं भेज, वो हमारा माइंड नहीं सेट नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर खाने का जो है वो मैं ये आपसे अर्ज़ करूं कि हमारा हफ्ते का मेन्यू बना होता है, उसमें ये नहीं है कि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैंने और खाना है और टीचर ने और खाना है और बच्चे ने और खाना, ये नहीं है। एक ही चीज़ पकनी है, पूरे हफ्ते का मेन्यू है, और जो मैंने खाना वही बच्चे ने भी खाना है, एक ही चीज़ है। हमें पता होता है इस टाइम इस दिन क्या चीज़ पकनी है। तो ये ऐसा नहीं है कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, भाई बच्चों के लिए अलग है और फलां का, टीचर ने भी वही खाना है। अच्छा, जो बच्चे घर से आते हैं उनकी टाइमिंग्स क्या है, किस किस टाइम आप उनको दीनी तालीम देते हैं, किस टाइम दुनियावी तालीम देते हैं, और क्या क्राइटेरिया? उसका तो 7 to 4 चलता है बेलूम, जो गर्मियों में अभी कुछ थोड़ा सा दिन छोटे हुए हैं तो हमने 7:15 से 45 टाइमिंग है। आखिरी जो 3 दिन होते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसमें हम 2 से 4 जो है बच्चों को स्कूलिंग होती है उनकी, वो स्टाफ अलग है, उसका सारा जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है उसी को हम फॉलो करते हैं, वही पढ़ाते हैं हम उनको। किताब वगैरह पे आप नज़र रखते हैं कि बच्चों को कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा बच्चों को गाइडलाइंस दे रहे हैं, वीक में कोई उनकी क्लास वगैरह? जो उसके मुख्तलिफ मेथड है, एक तो आपने देखा CCTV लगे हुए हैं और डिस्प्ले मेरे ऑफिस में है, तो मैं हर वक्त उसकी जो है वो निगरानी होती रहती है। फिर नीचे एक और सेटअप है पूरा, जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी चक्कर लगाते हैं। फिर टीचर ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं, उनको गाहे गाहे बैठ के कि किस तरह हमने आगे चलना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो इंसान ग्रेजुअली मैनेज कर लेता है। तो टीचर को भी ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत, मैं ख़ुद सीखता हूँ रोज़ाना, बहुत सारे इदारे विज़िट करते हैं, देखते हैं, जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिले अडॉप्ट करते हैं, इसमें कोई ऐब नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि जो एक दीनी इदारों के बारे में इमेज बना हुआ है सोसाइटी में, उसकी बिल्कुल नफ़ी होनी चाहिए, दुरुस्त नहीं है। जो बच्चे बोर्डिंग में आपके पास रहते हैं उनकी फैमिलीज़ वगैरह कब कब उनसे मिलती हैं, फैमिलीज़ पीछे फ़ोन करती हैं, वो बच्चे अपने घर में रब्ता कैसे करते हैं? वो उसका मैं आपको ये आप जो है ना, बहुत सारी चीज़ें सिस्टम का हिस्सा हैं। एक तो ये है कि मोबाइल अलाउ नहीं है सिरे से। जो बच्चे आउट ऑफ सिटी हैं उनका ये होता है कि मोबाइल उनको हमने सिंपल मोबाइल अलाउ किए हुए हैं, वो जो हॉस्टल वार्डन है उसके पास जमा होते हैं। संडे को अगर वो बच्चा घर नहीं गया तो उसको मोबाइल दे देते हैं कि आप बेटा फैमिली से बात कर लें। अगर वो ड्यूरिंग वीक को ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो वो हॉस्टल वार्डन है, हमारा कोऑर्डिनेटर ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, तो बच्चे से कोऑर्डिनेशन इशू नहीं है। लेकिन हम क्लास टाइम डिस्करेज करते हैं वालिदैन को कि आप रूटीन में कॉल इस टाइम ना करें, वो असरता मगरब है या मगरब के बाद करें आप कॉल, ताकि इसके असबाक वगैरह मुतासर ना हो। तो कम्युनिकेशन के बेशुमार तरीके हैं। फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है पेरेंट्स का, जितने भी बच्चे हैं, हमने फ़र्ज़ करें बच्चा आता है घर से, तो घर वाले कहेंगे इदारे में गया हुआ है, इदारे वाले कहेंगे घर है, वो दरमियान में किसी पार्क में होगा। तो डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरत होती है कि हम आधे घंटे में अटेंडेंस आ जाती है ऑफिस में हर क्लास की, हर बच्चे की। तो अच्छा ये बच्चा नहीं है, फ़ौरन के घर फ़ोन कर दें कि क्यों नहीं आया। फिर वो कहते हैं चलें बीमार है या कुछ है, तो बच्चे हैं, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर हम कहते हैं ठीक है आप मेहरबानी करके इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि परेशानी ना हो। और दूसरा मंथली बेसिस पे कोऑर्डिनेशन हम पेरेंट्स पे करते हैं कि उनको मंथली प्रोग्रेस उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये वर्किंग डे इस महीने में इतने थे, इतने इसने गैर हाज़िरियाँ की हैं, इतनी छुट्टियाँ की हैं, इतने दिन इसने सबक वगैरह नहीं सुनाया, तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि मिलजुल के बच्चे को चलाएं। तो पेरेंट्स को भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है, उनको एतमाद में लेना होता है।
हमारा जो सिस्टम बेसिक यही होता है कि पेरेंट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है और टीचर हैं, तीनों ने मिल के बच्चे को चलाना होता है। यही कि तरीका बचता है और नहीं है। बाकी ये सख्ती वाला जो उस तरह वो नहीं। हाँ, जैसे बाप का घर में एक औलाद पे रौब होता है उतना तो होना चाहिए। बिल्कुल इतना नहीं है कि वो बाप की भी ना सुने, लेकिन वो तरीके और तरीके समझाने के बेशुमार होते हैं। और हमारी कोशिश होती है बच्चे किसी ने गलती की है तो उसको रियलाइज़ करवाएं कि आपने बेटा गलत किया, आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी होता है।